हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये वाला जो एक पेपर है ये क्लास 12th का जो सीबीएसई का टर्म 1 एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये कंप्लीट हुआ है। उसी कंप्लीट हुए पेपर को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है। जैसा कि मैं पहले ही बताता था कि पेपर में सबसे बड़ा रोल किसका होगा, एनसीईआरटी। मैंने बहुत बार एनसीईआरटी की जिक्र किया था कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी फोकस करना है। और जिस स्टूडेंट्स की लाइंस पर कमांड होंगी, जिनको एनसीईआरटी पर कमांड रहा होगा, आई होप उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, एक बार पेपर को चेक कर लेते हैं कि पेपर में क्या आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखिए, ये जो सेट है वो 057/2/4 का है। तो सबसे पहले आप अपना सेट चेक कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस का, जो इंस्ट्रक्शंस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने थे। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस पेपर में टोटल 60 क्वेश्चंस हैं और आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने थे। 60 में से सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने थे। खास बात यह है कि इन पेपर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए एंड बी में 24 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, 20 एंड 20। ठीक है, मीन्स ए में 20 और बी में 20। वहीं पे अगर आप सी में देखेंगे तो वहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो इस तरीके से 20 आपको पहले में, फिर बी में 20 और सी में मिला करके 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब आपको पता है, अगर आपने किसी क्वेश्चंस का आंसर दिया और वो आंसर सही नहीं है तो आपको ना तो कोई नंबर मिलेगा और ना टोटल मार्क्स में से आपके कोई नंबर माइनस होंगे। ठीक है, तो चलो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में जैसा कि आपको पहले से क्लियर है कि टोटल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 24 और अटेम्प्ट कितने करने हैं, कोई भी 20। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइलम इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन। आपको बताया गया था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो एम्ब्रियो सैक में में हीलम का पोजीशन क्या होता है, न्यूक्लियस का पोजीशन क्या होता है, फिनिकल का पोजीशन क्या होता है। तो आपसे यहाँ पर हीलम के बारे में पूछा गया है कि हीलम जो होता है वो किसके बीच के जंक्शंस को शो करता है। तो ये आंसर बहुत आपका इजी आंसर था। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फिनिकल को ये क्या करेगा, आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि, सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए जरा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर चूज द लेवलिंग शोइंग द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द वॉल्स लेयर्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ठीक, एज यू नो कि एंथर की हम बात कर रहे हैं। एंथर इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या होते हैं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अ, अब आप एंथर में ज़रा देखिए, आपने देखा है कि ये जो आपका फिगर है, ये फिगर बेटा एनसीईआरटी में से लिया गया है। बच्चों कहाँ से लिया गया है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, यू नोवेल की सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। तो थर्ड पोजीशन पर, मतलब तीसरे वाले पॉइंट पर आपको देखना है कि एपिडर्मिस कहाँ मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये क्वेश्चन कहता है, द टर्म यूज्ड फॉर द एम्ब्रियो एंटरिंग इनटू द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एज द सीड मैच्योर। मीन्स कोई मैच्योर सीड है और वहाँ पर अभी इनएक्टिविटी है। ठीक है, तो आपको पता है इनएक्टिविटी ऑफ मैच्योरिंग सीड इज कॉल्ड डोरमेंसी। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा डी, मीन्स डोरमेंसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफ़ी 4 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एप्लीकेबल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड यहाँ पर यूज किया होगा तो ये आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए देखते हैं। द प्लॉइडी ऑफ द एपोमिक्टिड एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द इंटीग्मेंट सेल्स एंड मेगा स्पोर मदर सेल विदाउट रिडक्शन डिवीजन रिस्पेक्टिवली बिल्वी। यू नो कि मेगा स्पोर जो टर्म होता है इसके लिए इसे हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो फीमेल मदर सेल, आपको पता है कोई भी जो मदर सेल होती हैं वो उसे हम क्या मानते हैं, 2n मानते हैं। उसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। आपको एक बार ऑप्शन में चेक करना है। आपने जब ऑप्शन में देखा होगा तो आपको यहाँ पर 2n नहीं मिल रहा है मेगा स्पोर में, और ना यहाँ पर मिल रहा है, मीन्स ऑप्शन ए या डी में से कुछ सही होगा। अब यहाँ पर आता है इंटीग्मेंट सेल। सपोज आपको इंटीग्मेंट सेल अगर नहीं भी पता है कि वो n होगा या फिर 2n प्लाइडी होगी या फिर 3n प्लाइडी होगी, तो भी आपको पता है कि 3n प्लाइडी तो नहीं हो सकती है, बिकॉज 3n प्लाइडी सिर्फ एंडोस्पर्म की होती है, राइट। तो इस तरह से ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा आपका, तो 4 का ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है गिवन बिलो इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of a mature embryo sac of a typical angiospermic plant. Choose the option showing the correct leveling for the parts W, X, Y and Z from the table given below. Right? अगर इसमें देखते हैं, एक फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर है। ये फिगर जो है आप एम्ब्रियो सैक में देखते हैं, तो एम्ब्रियो सैक का फिगर है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। आप ज़रा देखिए, जेड आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, सेंट्रल सेल। क्लियर है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जेड आपका रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल सेल। अब आप ज़रा देखें, सेंट्रल सेल जेड वाले में सिर्फ ए में है। कहाँ पर है, ए में है। तो आपको कुछ और पर ना तो सिनर्जिड हो सकता है जेड, ना एंटीपोडल नहीं हो सकता, तो सीधा सा आंसर क्या होगा, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Now, question number 6. Breastfeeding the baby acts as a natural contraceptive for the mother because it prevents. This question is from chapter number 4. ठीक है, जहाँ पर आपको नेचुरल मेथड पढ़ना होता है और आप बैरियर मेथड पढ़ते हैं। तो बेटा ये नेचुरल मेथड है, और यहाँ पर आपने लैक्टेशनल एमनेरिया, आपको एक वर्ड मिला होगा पढ़ने को। तो लैक्टेशनल एमनेरिया में क्या होती है, उस टाइम पर जो हार्मोन है या फीमेल में जो प्रेगनेंसी हार्मोन होती हैं उनका रिलीज़ बहुत कम होता है। तो बेटा देखो, जब अगर ओवुलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब, इसका मीन्स ये है कि फीमेल की बॉडी में ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और जब ओव्यूल का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन होने का चांस कम हो जाएगा। और ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं चल रही है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट होगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो कि डिफरेंट स्टेज आपके ह्यूमन एम्ब्रियो को के बारे में बता रहे हैं, वाई, जेड, एक्स एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो आपको ज़रा देखना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए बेटा, एक्स जो है वो आपका सबसे पहले वाई देखते हैं। वाई आपको बताता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक। जेड क्या है, ज़रा देखिए ध्यान से, जेड है फर्टिलाइजेशन कंडीशन। क्यों, ये आपका एग है और यहाँ पर स्पर्म आ रहे हैं, ये सब स्पर्म है, देख रहे हैं आप, स्पर्म है। इसका मतलब जेड आपका फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट होगा, सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पे। 8 नंबर आपका क्वेश्चन बता रहा है, ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनेटाइनल ऑर्गेन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फीटस बाय द एंड ऑफ। तो ये जेनेटाइल ऑर्गेन्स जो बनते हैं ये फीटस में कब तक बन सकते हैं, तो बेटा ये आंसर क्या होगा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा इसका ऑप्शन, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट्स राइट, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
असेसरी डक्ट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ध्यान में याद होगा, चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले ही पेज पर इसके बारे में बताया गया है आपको। देखिए, आप जरा देखें कि इसमें डक्ट और ग्लैंड दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डक्ट और दूसरी होती है ग्लैंड। तो हमें देखना है कि वो ऑप्शन चेक करना है जहाँ पर ग्लैंड नहीं हो। अब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट इज़ अ ग्लैंड, सो ये नहीं हो सकता है। आप ज़रा देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक, ये नहीं हो सकता है, राइट। सेमाइनल वेसाइकल भी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ये प्लांट वाला फिगर आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, वहाँ पर फिगर दिया हुआ है। आपको एक्स और वाई यहाँ से पता करना है, एक्स और वाई क्या होगा इसमें, आपको वो आइडिया पता लगाना है। ज़रा देखते हैं क्या हो सकता है इसमें एक्स वाई। देखिए देखिए, पहली बात तो ये क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। जो नीचे वाई है, जो वाई है, ये आपका कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है क्लिस्टोगैमस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लिस्टोगैमस। और क्लिस्टोगैमस हमेशा कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और जो ऊपर आपका है, जो ऊपर आप एक्स पार्ट देख पा रहे हैं, वो कैसा है? चैस्मोगैमस। तो ऊपर है तो वहाँ पर सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर कोई अंडरग्राउंड है तो वहाँ पर सिर्फ आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कवरिंग द रूट कैप। यहाँ पर आपका रूट जो रीजन है, इसे जो कवर करता है, और कहाँ पर? मोनोकॉट एम्ब्रियो में उस रीजन को हम क्या कहते हैं, या उस सीथ को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड कोलियोराइजा, दैट्स कॉल्ड कोलियोराइजा। मुझे पूरा याद है, मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि राइजा में आर आ रहा है तो रूट में भी क्या आता है? आर आता है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको अच्छे से बताया गया था। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज। आप सबको डाउन सिंड्रोम पता है क्या होता है? 21st क्रोमोसोम में एनोमली मिलती है, मीन्स कुछ चेंजेस मिलते हैं। आपको पता है 21st क्रोमोसोम क्या होता है? ऑटोसोम होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी और बी तो रॉन्ग हो गया। अब जरा देखते हैं सी, एब्सेंस ऑफ एन ऑटोसोम, इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, क्या होती है? ऑटोसोम में, मीन्स 21st क्रोमोसोम में हमें ट्राइजोमी कंडीशन मिलती है। क्या मिलती है बेटा? ट्राइजोमी कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। 12th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर हनी बी के बारे में, या जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी है उसके बारे में पूछते हैं। आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या क्या, जैसे आपके पास जो 1 2 3 4 दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले हम फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। मेल्स हैव फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन्स। तो बेटा देखो, मेल्स कभी भी प्रोडक्शन सन का नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, राइट। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द फीमेल्स आर डिप्लॉयड एंड हैविंग 32 क्रोमोसोम। तो थर्ड इज़ अ करेक्ट। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर, चलिए अब आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, हमारे पास कौन सा है? 14। बोल रहा है आपसे इनकरेक्ट पता करना है। जो आपके पास 4 ऑप्शंस में इनकरेक्ट पता करना है। पेपर बहुत इजी है, कहीं पर भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन जैसी बात नहीं थी, ठीक है। जरा देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा बी, हीमोफीलिया। आप सबको पता है कि ये ऑटोजोमल नहीं है। मैंने कितनी बार आपको बोला है एक्स, या बोला है मैंने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या बोला है मैंने आपको? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो हीमोफीलिया यहाँ पर ऑटोसोम कह रहा है, तो ये कैसा हो गया? ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ही केवल यहाँ पर फाइंड आउट करना था, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन ट्रेट वेर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट
मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? एक बोला जा रहा है कि हमें कोई सिंगल जीन में चेंज हो जाए तो उससे हमें मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये आपको किस केस में मिलेगा देखने को? ये आपको मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 14 डेज। क्या होगा? 14 डेज। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट वुड डेवलप बाई एन ऑर्गेनिज्म विद जीनो टाइप। ठीक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर एक दिया हुआ है ए बी बी, सी स्मॉल सी और कैपिटल डी। मैंने क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ऐसे पेयर को फाइंड आउट करना है जो जहाँ पर ट्रेड्स डिफरेंट्स, मतलब जहाँ पर एलियंस डिफरेंट हो। आप देख पाएंगे ए और सी में एलियंस डिफरेंट है। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना चाहिए था 2 की पावर n। कितने डिफरेंट एलील्स हैं बेटा? 2 की पावर 2 डिफरेंट एलील्स हैं। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4। कितना ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका? 4। तो आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कितने भी आगे चीज़ें बढ़ती चली जाती, ठीक है ना, आपको आ, यही फार्मूला इस पे फाइंड आउट अप्लाई करना है। 2 टू दी पावर n, और n क्या है? जो अनपेयर्ड है, या आप कह सकते हैं कि जो डिफरेंट एलील्स वाले हैं उन्हीं को, उनके नंबर्स को आपको करके और आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको करूँगा। HGP, ये क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है? आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन पता करनी है। सबसे पहले देखते हैं हम फोर्थ ऑप्शन। तो क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन 2698। ठीक है, 2698। और थर्ड में है लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। इट इज़ राइट, मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो थर्ड आप देखते हैं, यहाँ तीनों पे थर्ड है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में है द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 बिलियन। बिलियन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मिलियन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मिलियन। इसका मतलब पहला वाला रॉन्ग है, तो आपका ए एंड डी बोथ आर रॉन्ग। तो जहाँ पर ऑप्शन क्या बन सकता है? सी एंड बी। ठीक है ना? तो कुछ लोग यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है ना? कुछ का बी, कुछ का सी यहाँ पर ऑप्शन है। शायद जो क्रोमोसोम 1 है वहाँ पर 2698 या 2698 जीन मिलती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बी या सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब आते हैं 19 पर। द फॉस्फोएस्टर लिंकेज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व्स। हमने आपसे कई बार बताया है कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमेशा OH के साथ जुड़ेगा और 5 डैश या 5 प्राइमर पर जुड़ता है। इसी न्यूक्लियोसाइड में 5 प्राइमर पर ये जुड़ेगा, राइट। अब जरा देखते हैं बेटा, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द लैकोपेरॉन इन प्रोकैरियोट्स। तो आपको पता है लैक ओपेरॉन में लैक का वर्ड क्या होता है? लैक्टोज। और ये लैक्टोज ही कैसा काम करता है? इंड्यूसर का काम करता है। अगर लैक नहीं रहेगा, मिस लैक्टोज नहीं होगा, तो कोई भी जो ये मॉडल है या जो ये प्रोसेस है ये ऑफ हो जाएगी, और जब तक वो रहेगा तब तक वो कैसी रहती, चलती रहती है। यहाँ पर 20 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैक्टोज। अब आते हैं बेटा 21 पे। क्या आएंगे? 21 पे। For in vitro DNA replication, which one of the following substrates need to be added along with the necessary enzyme, the DNA template and specific conditions? आपको बहुत, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ध्यान से, आप सबको हमने DNTP बताया था। क्या बताया था? DNTP। DNTP क्या है? ये आपका है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। क्लियर है? चलो
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल एसोसिएट ट्रांजिटली with RNA polymerase to terminate transcription in prokaryotes. देखिए, जब कोई ट्रांसक्रिप्शन जहाँ स्टार्ट होता है उस वहाँ पर हम सिग्मा फैक्टर यूज करते हैं, और जहाँ वो ख़त्म होता है उस यहाँ पे हम लोग रो फैक्टर यूज करते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर रो फैक्टर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब चलिए अगला देखते हैं 23। यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर पता करना था। AUG ये मैथ्योनिन को कोड करता है, UGA इज़ रॉन्ग, UAG इज़ रॉन्ग, इट इज़ अ करेक्ट आंसर UUU, इट्स कोड फॉर फिनाइल एलानिन, राइट, फिनाइल एलानिन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग elongation process of translation, the peptide bond formation between amino acid is catalyzed by। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसे कैटालाइजिंग के लिए हम राइबोसोमल आरएनए का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, राइबोसोमल आरएनए का यूज करते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, राइट। अब थोड़ा हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपको पता है यहाँ भी हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने हैं, बट मैं आपके सारे क्वेश्चन जितने हैं उन सबको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये बेटा आपका जो है इसमें हम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन को ऑप्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि असर्शन एंड रीजन में जो पहला ऑप्शन है उसके लिए है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में क्या होगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। सी में असर्शन इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स, जबकि जो डी है वहाँ पर आपका असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू, राइट। इस वाला जो ये जो वीडियो है फर्स्ट वाला, इसमें हम 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे, और जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन असर्शन में है कि थ्रो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इन इंडिया वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यू नो दैट कि RCH जो प्रोग्राम था ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन 1951, बट बहुत हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया में हो रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया था कि हाँ हम इस ग्रोथ रेट को कुछ कम कर सकें, ठीक। तो ये बिल्कुल असर्शन इज़ अ करेक्ट। अब रीज़न क्या कह रहा है, रैपिड इंक्रीज इन MMR and IMR were the reason along other reason for this, ठीक। इसका मतलब क्या है कि बोल ये रहा है कि जो RCH प्रोग्राम था वो कह रहा है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। MMR क्या है, ये मॉर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, किसकी, मदर मॉर्टेलिटी रेट या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, और IMR क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में इसको इंक्रीज़ करने की बात नहीं हुई थी, इसको डिक्रीज़ करने की बात हो रही थी, इसलिए आपका रीज़न इज़ रॉन्ग, रीज़न यहाँ पे गलत होगा। सो इस 25 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सी। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी, कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, राइट। आते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 आपसे कहता है कि स्टरलाइजेशन मैथड्स आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मैथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। दीज टेक्निक आर लेस इफेक्टिव। ये गलत है, क्योंकि स्टरलाइजेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव है और इट इज़ अ लेस रिवर्सिबिलिटी, मीन्स इसके वापस फिर से सही करने के चांसेस बहुत नील होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका रीज़न तो गलत है लेकिन असर्शन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ भी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए या होगा। 27 में आते हैं। 27 में कह रहा है कि द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलप्ड इन ह्यूमंस। The blastomeres in the blastocyst gets
अरेंज इनटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो जो बात हो रही है कि इनर सेल मास जो होती है वो एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ती है, तो ये असर्शन आपका रॉन्ग है। असर्शन क्या है? असर्शन आपका रॉन्ग है। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर ऑप्शन में, अगर असर्शन आपका फॉल्स है तो रीज़न कैसा होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका? डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 28 देखते हैं। देयर इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन जीन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मेंडेलियन मोनोहैबिट क्रॉस इन F1 generation. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other. तो ये जो क्वेश्चन असर्शन है कि बोला जा रहा है कोई एक जीन है, तो उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन F1 जनरेशन, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ डोमिनेट्स द अदर। ठीक है, तो ये दोनों बात सही है, बट ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे से का एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। राइट, आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर HCG रिलीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। क्या काम कर रहा है HCG आपका? आपको पता है HCG कब रिलीज़ होता है? HCG रिलीज़ होता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। जब कोई फीमेल क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, तब ये आपका होता है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ये काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करता है ये काम? आपका ऑक्सीटोसिन करती है। मीन्स आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहला है हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी आपका सही है, 1 इज़ करेक्ट। लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ये दूसरा भी रॉन्ग होगा। यहाँ पर सेकेंड जो होगा वो रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। राइट, आते हैं 30 क्वेश्चन पे। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन ब्लैक पेपर इज़ नोन एज, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरी स्पर्म। क्या कहते हैं? पेरी स्पर्म। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, हमें आप ज़रूर कमेंट करिए। राइट।